गुड मॉर्निंग। जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो कि हमारा 20 यानी 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। दोस्तों, री एग्ज़ाम के लिए आज हमारा 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले के यदि आपने 19 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो प्यारे साथियों, आज हमने कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को आपके सामने शामिल किया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारे साथ है। बोला गया है प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या बनेगा। दोस्तों, हमें इनके बीच में सही बेन आरेख ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। लिखा है निम्न प्रश्न में सही दर्पण आकृति क्या होगी। यहाँ पर एक हमारे सामने एक्स नाम की आकृति है और मान लेंगे हम इसके दाएं दिशा में दर्पण रखा हुआ है, क्योंकि जब दर्पण नहीं दिया जाता है तो हम दाएं मानते हैं। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले एक बेसिक जानकारी, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उससे पहले एक जानकारी। यदि साथियों आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम डेली के बेसिस पर आपको क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास के नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, ये भी जानकारी याद रखें कि पीडीएफ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए अनसोल्ड मिलेगा। इसका भाई कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये अनसोल्ड होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि साथियों सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। ये तो राइमिंग बन गई। चलिए उत्तर देंगे सभी प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बोला है निम्न प्रश्न में श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज आपके सामने है और इस सीरीज को हमें पूरा करना है। कहने का मतलब है सीरीज में एक लुप्त अंक है, ये मिडिल में दे रखा है, इसको ज्ञात करना है क्या आएगा। तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम श्रृंखला को थोड़ा बड़ा रूप देते हैं, यानी बड़े बड़े में लिखते हैं। 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी कि एक डब्बा, ठीक है। उसके बाद साथियों 20 दिया है, 20 के बाद हमें दिया गया है 27, ठीक है। यहाँ पर गौर से समझना है आपको। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने डब्बा रख दिया है, यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। इनके बीच में प्यारे दोस्तों अंतर देख लो, कोई ज़्यादा बड़ी संख्याएं भी नहीं है। तो पहली संख्या के बीच का अंतर 3 है, अगली वाली के बीच का अंतर क्या है प्यारे दोस्तों, 4 है। और लास्ट में देखने जाएंगे तो इनके बीच का जो अंतर है वो साथियों 7 आ रहा है। क्या रहा है, 7 आ रहा है। तो अब बीच में हम चेक कर लेते हैं। बीच में चेक करें दोस्तों, 3 हो गया, 4 हो गया, तो क्या अगला वाला 5 होगा और 5 के बाद क्या अगला वाला दोस्तों 6 होगा। जल्दी से बताओ। तो एक सीरीज पता चलेगी हमें, 3 4 5 6 7 का अंतर चल रहा है इस सीरीज में। तो दोस्तों आप कैसे इसे निकालेंगे। देखो, या तो 9 में प्यारे दोस्तों 5 को जोड़ दो, या 20 में से हम 6 को घटा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो हम 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और दोस्तों 20 में से 6 घटाएंगे तब भी 14 आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा वो प्यारे दोस्तों हमारा विकल्प नंबर 1 होगा। विकल्प नंबर 1 होगा, इस बात को याद रखेंगे, आप सभी का सही उत्तर। अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 हम सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर श्रृंखला में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर लुप्त अंग कौन सा होगा हमें वो बताना है। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लुप्त अब शब्द जो है वो अंतिम अक्षर है। क्या है, अंतिम अक्षर। उससे पहले इस सीरीज को हम थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। यहाँ पर देख लो हमने लिख दिया DH और L, और इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिख दिया हमने PTX। उसके बाद आगे हमने लिख दिया BF और J, ठीक है। ये तो BFJ हो गया, यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों हमें अंतिम पद ज्ञात करना है कि अंतिम पद में क्या आएगा, बस ये बताना है। तो दोस्तों जब भी ऐसी लेटर सीरीज हमारे सामने आती है तो कई बार हमने इसका आपको फॉर्मूला बताया है। संबंध क्या है साथियों, आपको पहले का संबंध पहले से बनाना है। देखो D है, आपका P है, पहले का संबंध पहले से, यानी कि D 4 पर होता है, P 16 पर होता है। साथियों कितने का अंतर है, यानी कि आप बोलेंगे सर प्लस का 12 हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पर P 16 पर है, तो अगला वाला जब पहले का संबंध पहले से बनाएंगे, ये तो भैया हमारा B 2 पर होता है। अब बताओ क्या करेंगे। तो प्यारे साथियों अब गौर से समझो, जो वर्णमाला होती है उसमें 26 लेटर होते हैं, उसके बाद फिर 1 से शुरू हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, तो भैया 26 के बाद 27 आता है और 27 के बाद 28 आता है। तो 16 में जब हम 12 जोड़ते हैं, 16 में जब 12 जोड़ते हैं तभी तो 28 आता है। आप बोलेंगे हाँ, तो कहने का मतलब है जो वर्णमाला है उसमें हम जो 2 है उसको 28 भी लिख सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी साथियों हमारा क्या जुड़ा है भैया, 12 जुड़ा है, इस बात को याद रख लो। क्या जुड़ा है 12। तो अगली बार में भी क्या होना चाहिए भैया, 12 ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि समांतर जुड़ रहा है, तो अगली बार में भी 12 जोड़ देंगे भैया। अगर हम B यानी कि जो 2 पर होता है, 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14 आएगा साथियों। जो 14 आएगा और 14 का जो स्थानीय मान होता है वो क्या होता है भैया, आप बोलेंगे 14 का स्थानीय मान सर n होता है, n होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर विकल्पों की ओर चलते हैं तो एकमात्र विकल्प है जो n से शुरुआत कर रहा है। किससे, n से शुरुआत कर रहा है, तो उत्तर तो हमारा ये आ गया। लेकिन अब क्या लॉजिक है, वो लॉजिक भी हमें क्रैक करना है, इसको अधूरा नहीं छोड़ना है, इसको भी क्रैक करेंगे। H8 पर T20 पर देखो भैया, H8 पर T20 पर 8 में क्या हुआ है, 8 से 20 हुआ है, तो भाई फिर से 12 जुड़ा है, ठीक है। और 20 से हमारा क्या हुआ है, 6 हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। देखो भाई 20 12 होता है 32, 20 12 कितना होता है 32, लेकिन भैया लेटर तो 26 ही होते हैं। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो छठवें पर F आता है। तो 20 देखो 26 के बाद 27 28 29 30 31 और 32, तो दोस्तों 6 को हम 32 भी लिख सकते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में है उसे हम 6 को 32 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा 12 ही जुड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर F आ चुका है, F में अगर हम 12 जोड़ेंगे यानी कि स्थानीय मान 6 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 12 6 कितना होता है भैया, 12 6 18 होता है। कितना, 18, 18 पर आता है R। तो देखो n के बाद R भी दिया है और आगे हमारा जो उत्तर आ जाएगा इसमें भी हमारा उत्तर बनेगा 12 12 जुड़ करके, 12 12 जुड़ेगा तो साथियों हमारा V आएगा, इस बात को याद रखेंगे। मतलब समांतर सभी में 12 जुड़ रहा था, प्रथम का प्रथम से, दूसरे का दूसरे का और तीसरे का तीसरे से जुड़ क्या रहा था भैया, सभी में 12, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ साथियों, एक और बेहतरीन सा सीरीज का प्रश्न है और यह प्रश्न भी आपको यूपी पुलिस में देखने को अभी रिसेंटली मिला था। बोला है निम्न लुप्त श्रृंखला में कौन सा विकल्प क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले ये छोटू सी श्रृंखला है, इसको हम बड़ा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले ट्रिपल सी है, 1 2 3 सी हो गया, फिर भैया डबल बी है, उसके बाद डैश है, फिर डबल ए है, फिर डैश है, फिर डबल सी है, फिर डैश है, फिर दोस्तों हमारे पास ट्रिपल बी है, फिर इसी में साथ में डबल ए लगा है, फिर डैश है, फिर सी है। तो साथियों एक बात समझो, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सर हमें सबसे पहले टोटल पद काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। साथियों कितने पद हैं, आप बोलेंगे सर 19 पद मिल रहे हैं। कितने पद हैं भैया, 19 मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, जल्दी से बताओ। अगर 19 पद मिले हैं, 19 पद मिले हैं तो फिर इनका हम करें क्या भैया, तो आप बोलेंगे सर 19 में से 1 घटा लो, पद बचेंगे 18, 18 के फैक्टर बना लो। एक तो 6 गुणा 3 का बना लो, या भैया हम 3 गुणा 6 का बना सकते हैं, बताइए कुछ भी बना लो आप। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 3 या 6 गुणा 3 का बना ले, या 3 गुणा 6 का बना ले, या 2 गुणा 9 का बना ले, या 9 गुणा 2 का बना ले, एक ही बात है। तो दोस्तों इसको हम 6 गुणा 3 का बनाएंगे। किसका, 6 गुणा 3 का बना ले या 3 गुणा 6 का बना ले। देखो 3 का बनाए, अगर हम यहाँ पर 3 का बनाने जाएं तो 3 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे और 3 ये हो जाएंगे, 3 ये और 3 ये, लास्ट वाला हमारा 1 घट गया, सी घट गया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो 3 3 में अगर देखेंगे ट्रिपल सी है, ट्रिपल बी है, तो क्यों ना ये सारे के सारे ट्रिपल ट्रिपल चल रहे हैं क्या, ट्रिपल बी हो गया, ट्रिपल ए हो गया, फिर से ट्रिपल सी, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए। तो साथियों एक समान सीरीज पता चलेगी। देखो ट्रिपल सी यहाँ पर है, ट्रिपल बी यहाँ पर है और ट्रिपल ए यहाँ पर है, यानी कि ये 3 पेयर एक बना रहे हैं। फिर से ट्रिपल सी, ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, तो ये 3 पेयर एक बना रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता चलेगा हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है। कैसे, अल्टरनेट या डबल अल्टरनेट कर लो, या दोस्तों इसे 9 गुणा 2 का पेयर बना लो, एक छोड़ दो, तो दोस्तों पता चल जाएगा। यानी कि 3 बार सी, 3 बार बी, 3 बार ए, फिर 3 बार सी, 3 बार बी, फिर 3 बार ए चल रहा था और लास्ट वाला सी हमारा छूट रहा था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऐसे सीरीज में हो जाता है। तो हमने फिल क्या क्या किया है ये याद रखो दोस्तों। ग्रीन पेन से पहली बार में बी, फिर ए, फिर सी, फिर उसके बाद में ए, तो बी ए सी ए, सॉरी बी ए सी ए, देखो बी ए और सी ए,
ठीक है, इस तरह से फिल किया है। बताओ कौन सा विकल्प है? BACA देखेंगे, विकल्प नंबर बी में है दोस्त। कहां पर है? विकल्प नंबर बी में है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न सभी के लिए है, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में तीसरी संख्या का चौथी संख्या से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। बताइए तीसरी संख्या का चौथी संख्या से क्या संबंध बनेगा जो हमारा दोस्तों पहली का दूसरी से है। तो गौर से समझो, लिखा गया है साथियों, जो दौड़ है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध थकान से है। दौड़ का संबंध थकान से है, तो हमें तो ये बताना है कि उपवास का संबंध किससे होगा। उपवास का संबंध किससे होगा, बस ये बताना है। बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर दौड़ लगाने के बाद, क्या कह सकते हैं? दौड़ लगाने के बाद हमें थकान महसूस होती है। क्या होता है? जब हम दौड़ लगाते हैं तो उसके बाद हमें थकान महसूस होती है। तो बताओ सर, जब हम उपवास रखते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उपवास रखते हैं भाई, आप बोलेंगे मान लीजिए अभी रिसेंटली एक शिवरात्रि निकली थी, उसमें कई लोग उपवास रहे होंगे, तो उपवास लगने के बाद क्या लगता है भाई? आप बोलेंगे सर उपवास जब रखते हैं तो हमें क्या लगती है? भूख लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप लोग इसको गलत कर जाएंगे, हमें पता है। बहुत सारे इसको कमजोरी लगाएंगे, जो बिल्कुल कमजोर उत्तर है आप लोगों का। ठीक है, उत्तर बनेगा केवल और केवल विकल्प नंबर सी। जिस प्रकार दौड़ लगाने के बाद थकान होती है, ठीक उसी प्रकार उपवास रखने के बाद हमें भूख लगती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहां पर इसको बताएंगे। बोला है फल अगर केले हैं तो स्तनपायी क्या है? जल्दी से बताओ साथियों, अगर फल हमारे पास जो हैं वो केले के रूप में दिए गए हैं, तो बताओ कि जो स्तनपायी है क्या है? स्तनपायी। स्तनपायी जो है प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बता दो, इसके बारे में बता दो क्या हो जाएगा। विकल्प के अनुसार बताना है, अपने मन से नहीं। स्तनपायी गाय है, सांप है, मछली है, गौरैया है। तो आप क्या बोलेंगे? स्तनपायी का मतलब क्या है? जो माताएं अपने बच्चे को अपने स्तन के माध्यम से दूध पिलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्तनपायी कहलाती हैं। तो भैया गाय का बछड़ा भी तो गाय का दूध पीता है। आप बोलेंगे हाँ सर, तो गाय क्या हो जाएगी? स्तनपायी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विकल्प नंबर एक स्तनपायी हो जाएगी गाय, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ साथियों। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला गया है 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है। विषम शब्द का चयन करें। बताइए विषम शब्द क्या होगा? दोस्तों ग्रेफाइट दिया है, मोती दिया है, डायमंड दिया है, कोयला दिया है। इसमें से विषम क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे सर यहां पर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे यहां पर जो उत्तर बनेगा वो मोती बनेगा। क्या बनेगा? मोती। क्यों बनेगा? उसका जो कारण है उसे समझो दोस्तों। एक होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ग्रेफाइट की बात कर लें, डायमंड का मतलब है साथियों हीरा, ठीक है, हीरा। और बात कर लेते हैं कोयला की, किसकी? कोयला की। तो ये तीनों के तीनों जो विकल्प हैं ये प्यारे साथियों कार्बन के रूप हैं। किसके रूप हैं? कार्बन के। किसके? कार्बन के रूप हैं। जबकि मोती आपका समुद्र में उगता है, इस बात को याद रख लो। समुद्र में सीपियों के माध्यम से मोती बनता है, जबकि ग्रेफाइट, डायमंड और कोयला तीनों एक प्रकार के कार्बन हैं। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको उत्तर देंगे, इसका बताएंगे क्या बनेगा उत्तर। बोला 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। चलिए बताते हैं इसको कैसे बताते हैं। ऐसे प्रश्न का करते क्या है? तो सबसे पहले इनका हम सर स्थानीय मान लिखते हैं। विकल्प नंबर 1, y कितने पर होता है? भाई 25 पर होता है। और x कितने पर होता है? सर 24 पर होता है। w कितने पर होता है? 23 पर होता है। इसके बाद देखो f कितने पर होता है? सर 6 पर होता है। g कितने पर होता है? 7 पर होता है। h कितने पर? सर 8 पर होता है। इसके बाद देखो आगे n कितने पर होता है? सर 14 पर होता है। m कितने पर? 13 पर होता है। l कितने पर? 12 पर होता है। आगे देखो आगे क्या बनेगा। आगे बोलेंगे t सर कितने पर? T20 मतलब 20 पर होता है। s हमारा सर 19 पर होता है। r हमारा 18 पर होता है। और बताओ इसका उत्तर क्या होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्यारे साथियों, इसका आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आप बोलेंगे सर देखो 25 में से 1 घटा 24, 24 में से 1 घटा 23, ठीक है, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 14 में 1 घटा 13, 13 में 1 घटा 12 और 20 में 1 घटा 19, 19 में 1 घटा 18। तो क्या बोलेंगे सर जो उत्तर विषम बनेगा वो ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा चल रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, तो आप बोलेंगे +1 का लॉजिक, जबकि अन्य सभी में क्या है? विषम का लॉजिक है, माइनस का लॉजिक है। तो उत्तर बनेगा प्यारे साथियों विकल्प नंबर बी। क्या बन जाएगा?
विकल्प नंबर बी बन जाएगा, बस इस बात को याद रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये कल की तरह क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे जैसा हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूटेंसिल को अगर ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को, ये बात पकड़नी है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को ये लिखा जाएगा। चलिए बताइए ऐसा कौन सा होगा, कौन सा उत्तर होगा। तो साथियों हमने बताया था आपको इनके अगर स्थानीय मान याद करने हैं तो जल्दी से सीधे स्थानीय मान लिखते हैं। ये जो हमें यूटेंसिल दे रखा है, यू हमारा प्यारे साथियों 21 पर आता है और टी देखेंगे 20 पर आता है, ई देखेंगे 5 पर आता है और एन देखेंगे 14 पर आता है, एस हमारा 19 पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, एल 12 पर आता है। ठीक है, इसके बाद इसे लिखा क्या गया है ये देखो, तो बोलेंगे डब्लू सर, डब्लू का मतलब 23, आगे वी मतलब 22, आगे जी मतलब 7, आगे पी मतलब 16, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा यू का मतलब 21, आगे देखेंगे दोस्तों हमारा के का मतलब 11, क्या होता है के का मतलब सर 11, और आगे देखेंगे तो 14 का मतलब एन होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों इनको देखो, 21 से 23 हुआ, 20 से 22 हुआ, 5 से 7 हुआ, 14 से 16 हुआ, 19 से 21 हुआ और 9 से 11, 12 से 14। तो सभी में जो लॉजिक चल रहा है वो +2 का चल रहा है। किसका? सभी का लॉजिक क्या है प्यारे साथियों, +2 का लॉजिक है, इस बात को याद रखेंगे। अब हमें नीचे एक शब्द दिया गया है DMSFXG, क्या दे रखा है डी का मतलब होता है सर 4, क्या होता है डी का मतलब जो होता है वो 4 होता है साथियों, और जो एम होता है उसका जो मतलब होता है 13, और आगे एस होता है सर 19 का मतलब, और दोस्तों एफ देखेंगे 6 होता है, इसका मतलब एक्स का मतलब 24 होता है, और साथियों जी का मतलब क्या होता है तो 7 होता है। तो मुझे ये बताओ इसको किसने लिखा होगा, कौन सा ऐसा शब्द होगा जो जिसने इसे लिखा होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो सर हम करते क्या हैं, अगर ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हमने प्लस में 2 जोड़ा, अब तो भैया हमें ऐसा शब्द ज्ञात करना है जो इसे लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए कौन सा शब्द होगा, यानी कि यहां पर जो लेटर दे रखे हैं इनमें से अब हमें 2-2 घटाना होगा। क्या करना होगा, इनमें से 2-2 घटाना होगा, तभी हमारा ओरिजिनल शब्द होगा, तब पता चलेगा। तो दोस्तों पहले में 4 देखो, यहां पर देखो इसके बारे में देखने को बोला जा रहा है। 4 को देखो, 4 को देखेंगे प्यारे साथियों, 4 में से अगर हमारा 2 जाता है तो कितना बचेगा 2, 4 में से 2 जाता है कितना बचेगा 2, 13 में से 2 जाता है कितना बचेगा 11, 19 में से 2 जाता है 17 बचेगा, और 6 में से 2 जाता है 4 बचेगा, 24 में से 2 जाता है 22 बचेगा, और 7 में से 2 जाता है 5 बचेगा। अब बस सर करना क्या है, अब तो बस इतना करना है, इनका प्लेस वैल्यू 2 होता है बी पर, ठीक है याद रखेंगे, या फिर कह सकते हैं बी होता है 2 पर और के होता है 11 पर, 17 पर होता है भैया क्यू, और 4 पर कौन होता है दादा यानी कि डी, और दोस्तों 22 पर कौन होता है वी, ई कितने पर होता है 5 पर। तो दोस्तों बी के क्यू डी वी ई को देखेंगे तो प्यारे साथियों ये लिखा है विकल्प नंबर सी में, एज इट इज लिखा गया है, यही हमारा सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों आप सभी को समझाना हमारा मकसद है। यहां पर अगर हम देखो इसको ऐसे, जब हम ऊपर से +2 करेंगे तभी तो हमारा ये पता चलेगा, लेकिन भाई उसने ऊपर की संख्या दी ही नहीं है, तो हमने क्या किया, जो नीचे दिया था उसमें से हमने -2 कर दिया। क्या कर दिया साथियों, यहां पर हमने -2 कर दिया, तो हमें पता चल गया कि कौन सा शब्द है जिसको हम DMSFXG लिख सकते हैं। तो बोलेंगे सर विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, बोला गया है हमसे यदि कुशन को तकिया कहा जाता है तो तकिया को चटाई कहा जाता है, चटाई को बेड शीट कहा जाता है, और बेड शीट को कवर कहा जाता है, तो फर्श पर बिछाने वाले को क्या कहा जाएगा। बताइए सर फर्श पर क्या बिछाया जाता है, मुझे तो पहले ये बताओ। आप बोलेंगे सर फर्श पर तो वैसे हम तो आजकल के मॉडर्न लोग हैं, पैरदान बिछा लेते हैं, पैरदान, ठीक है भाई वो पैरदान फर्श पर नहीं, वो गेट पर बिछाया जाता है, यही तो गड़बड़ है। तो आप क्या बोलेंगे सर, हम जो फर्श पर बिछाते हैं वो होती है हमारी चटाई, क्या होती है सर चटाई। बस इस बात को समझो कि चटाई को कहा क्या गया है, उसने बोला है चटाई को बेड शीट कहा जाता है। वैसे तो हमें पता है कि हम फर्श पर क्या बिछाते हैं सर चटाई बिछाते हैं, लेकिन प्रश्न ने चटाई को क्या कह दिया सर बेड शीट कह दिया। तो हमसे ये पूछा कि फर्श पर क्या बिछाया जाएगा, तो सर बेड शीट बिछाई जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। ये प्रश्न है भाई, याद रखेंगे ये प्रश्न है, कोई असल जिंदगी नहीं है, रीजनिंग ऐसी ही होती है। क्या होती है, रीजनिंग ऐसी होती है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है,
इसको देखिए, बोला है ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले इनके लिए एक मेज की व्यवस्था की जाए। तो आप बोलेंगे चलिए आ गई मेज। इसके बाद 6 लोगों के लिए कुर्सी लगाना है, एफ तक है ना, तो 6 लोगों की पहली कुर्सी, दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी, चौथी कुर्सी, पांचवी कुर्सी और छठवीं कुर्सी। ये भैया 6 कुर्सियां लग गई 6 मेहमानों के लिए। कौन कौन है? ए बी सी डी ई और एफ। बोला है ए ई और एफ के बीच में बैठा है। भैया जो ए है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। हमने कहा छोड़ो इसको, हम दाएं बाएं वाला पकड़ेंगे। बोला है ई डी के विपरीत में बैठा है। क्या बोला है? जो ई है वो डी के विपरीत बैठा है और सी ई के बगल में, सीटों में किसी पर नहीं है। कह रहा है और जो सी है वो ई की बगल वाली सीटों में किसी पर भी नहीं है। तब बी का विपरीत क्या होगा? ओहो, ये तो बात बिदा दी इसने कुछ तो गड़बड़ कर दिया। तो ये लाइन पकड़ो, देखो कह रहा है ई जो है वो डी के विपरीत बैठा है। जो ई है, जो साथियों ई है वो डी के विपरीत बैठा है। भैया डी के आमने सामने बैठ गया? आप बोलेंगे हाँ। अब देखो ई से रिलेटेड एक लाइन पीछे छोड़ के आए हैं कि जो ए नाम का शख्स है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। जो ए नाम का शख्स है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। तो भैया ए को हम यहां पर रख सकते हैं, एफ को यहां पर रख सकते हैं, या तो ए को यहां पर रख सकते हैं, एफ को यहां पर रख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि जो सी है वो ई के बगल में नहीं है। जो सी है वो ई के बगल में नहीं है। तो अब क्या करें? अब क्या करें? तो आप बोलेंगे सर इनमें से एक को हटाओ, इनमें से एक को हटाओ, ए को यहां पर रख लो और एफ को यहां पर रख लो। और जो सी है वो ई के बगल में नहीं होना चाहिए। जो सी हमारा है सी वो ई के बगल में नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने पूछा है बी के विपरीत कौन है। भैया बी कहां पर है? बी तो अभी बैठा ही नहीं है। तो बी के लिए एक सीट बची है, इसको ऐसे यहां पर रख लो। इसके अलावा इसका एक फिगर आप लोग और बना सकते हैं साथियों, इसका आप लोग एक और फिगर बना सकते हैं, चिंता ना करना। देखो ऐसे, ये एक विपरीत, ये एक विपरीत, ठीक है, एक मिनट, ये एक विपरीत हो गया, इसके बाद ये विपरीत हो गए, उसके बाद यहां पर ये विपरीत हो गए। अब इनके लिए जो फिगर बनेगा वो फिगर ऐसा भी बन सकता है कि हम क्या करें, यहां पर ई को रख दें। देखो यहां पर ई को रख दें और यहां पर डी को रख दें, ठीक है। इसके बाद ए को हम यहां पर रख दें और एफ को इसमें रख दें। और इसके बाद हम क्या करें, सी को यहां पर रख दें और बी को हम क्या कर दें। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा था सी ई के बगल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सी को ई के बगल में न रख करके यहां रख देंगे और एक बचेगा लड़का। कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसने बोला था ए जो है वो एफ और ई के बीच में है। ओ, यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी। ई जो है, सॉरी, जो ए है वो ई और एफ के बीच में है। तो हम ए को यहां पर रख सकते हैं और एफ को यहां पर रख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सी को यहां पर नहीं बिठाना है तो बी को यहां पर बिठाना है। अब उसने हमसे केवल इतना पूछा है, मेरी बात को समझना गौर से। उसने हमसे केवल इतना पूछा है कि बी के विपरीत कौन है। तो भाई बी के विपरीत जो हमें यहां पर पता चला वो तो एफ है, और उसके बाद बी के विपरीत यहां भी जो पता चला वो भी एफ है। तो फिगर कोई भी बनाओ, बी के विपरीत कौन आएगा? भैया एफ आएगा। कैसे भी फिगर बना लो, बी के विपरीत तो हमारा एफ ही आना है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11। बोला है साइबरनेटिक्स शब्द के कौन सा वर्ड उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित होता है। कह रहा है साइबरनेटिक्स में ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपने सेम स्थान पर है, जो स्थान पर वो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो प्यारे दोस्तों इसका हम क्या करें, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं साइबरनेटिक्स को। ये लिखा है, एक मिनट, पेन का चेंज कलर। देखो ये हो गया हमारा सी वाई, उसके बाद क्या हो गया बी ई आर, ठीक है, बी ई आर। उसके बाद क्या है एन ई, उसके बाद क्या है दोस्तों टी, क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारा टी। टी के बाद क्या है आई है, उसके बाद सी है, फिर एस है। तो दोस्तों हम इन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ये भाषा उसने अलग दी है, केवल हमें इसको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है और बताना है ऐसा कौन सा लेटर है जो अपने ठीक स्थान पर है। तो दोस्तों इसको अगर गौर से देखें तो इसमें क्या आ सकता है। आप बोलेंगे ए तो है नहीं, तो सर बी से शुरुआत कर दो। फिर सी आया है एक, सी आया है दो, मतलब एक सी ये है दूसरा सी ये है। उसके बाद क्या डी है, क्या डी है, नहीं है। क्या ई है, हाँ सर ई है, ई को ई पर रख दो, ठीक है, ई को हम ई पर रख देते हैं। उसके बाद क्या है, ई के बाद एफ है, नहीं है, एक और ई है भैया, एक ई ये है एक ई ये है, दो ई है, तो दो ई हमें एक सी बनानी पड़ेगी, तो एक ई ये हो जाएगा। ई के बाद एफ तो है नहीं, जी है, नहीं है, एच है, नहीं है, आई है, हाँ सर आई है। क्या जे है, जे भी नहीं है। क्या के है, नहीं है, ए के बाद क्या होता है एल है, नहीं है। क्या एम है, नहीं है, एन है सर, एन है तो एन को रख दो। एन के बाद क्या है, एन के बाद आगे चलेंगे ओ है, नहीं है,
ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, हाँ सर आर है, क्या एस है, हाँ सर एस है, क्या टी है, हाँ सर टी है, क्या वाई है, हाँ वाई है। तो दोस्तों इसमें यह बताना है हमें ऐसा कौन सा लेटर है जिसने अपना स्थान चेंज नहीं किया। जो प्रश्न है, प्रश्न की जो भाषा है वो सेम यही कह रही है कि जो साइबरनेटिक्स शब्द है कौन सा वर्ड उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो भैया देखो यहां पर हमने ई, एकमात्र ऐसा लेटर हमें पता चल रहा है जिसने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है। यहां पर सारे के सारे बाद बाकी स्थान परिवर्तित हो चुके हैं, गौर से देख लो, सभी के स्थान परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन ई का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, तो वो हमारा बन जाएगा विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आओ, अगला प्रश्न को देखते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड वर्णमाला में बाईं ओर से 17वें वर्ड के बाईं ओर 12वां वर्ड होगा। देखो सबसे पहले ये समझो प्यारे दोस्तों, दिशा जो होती है वो स्क्रीन में हमारी दाईं ये होती है और बाईं ये होती है। स्क्रीन कह लो या कॉपी का पेज कह लो, जिस कॉपी में आप सॉल्व कर रहे हैं, दाईं का मतलब सीधे हाथ से और बाईं का मतलब उल्टे हाथ से। जहां पर सीधा हाथ है कॉपी में वो दाईं हो गई, जहां पर उल्टा हाथ है वो बाईं हो गई, बस ऐसे समझ लेना है। तो बोला है बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट से 17वां वर्ड के बाईं ओर, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 17वें वर्ड के बाईं ओर मतलब लेफ्ट से ही 12वां वर्ड क्या होगा ये बताना है। ये बताना है, बता सकते हैं भाई, ये तो हमने कल ही बताया था। जब भी प्यारे दोस्तों राइट राइट मिले, लेफ्ट लेफ्ट मिले, लेफ्ट राइट मिले या राइट लेफ्ट मिले, देखो जब एक जैसे मिल जाते हैं वो तो लड़ाई हो जाती है, यानी घट जाते हैं। क्या हो जाता है, एक जैसे मिलते हैं घटते हैं। कहने का मतलब जैसे आप क्या हैं, आप मान लीजिए बहुत तगड़े हष्ट पुष्ट हैं, किसी से लड़ाई लड़ने गए और आपका बराबरी का पहलवान मिल गया तो क्या होते हैं, पीछे हटते हैं ना, तो इसी में घटते हैं, कहने का मतलब बस। और अपोजिट मिल जाते हैं वो तो जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपोजिट मिल गए तो जुड़ गए। तो अब क्या करेंगे सर, पहले वाले को उठाएंगे, लेफ्ट से एक जैसे मिले हैं ना, लेफ्ट लेफ्ट तो घटा दो, 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 5। लेफ्ट से 5वां मतलब बाईं ओर से 5वां। बाईं ओर का मतलब क्या है, वर्णमाला ए से शुरू होगी, ए बी सी डी और ई, तो 5वें नंबर पर कौन है भैया, ई है। आप बोलेंगे 5वें नंबर पर ई है, तो हमें विकल्प भी ई नाम का ढूंढना होगा, वो कि विकल्प नंबर ए है। वो हमारा कौन सा है, विकल्प नंबर ए, जिसमें ई दिया गया है। कौन सा उत्तर बनेगा भैया, ई बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा प्रश्न है। बोला है निम्न प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात करो। भैया अगली आकृति बतानी है, इस बात को याद रख लो। सबसे पहले तो गौर से देखो, आकृति नंबर ए और आकृति नंबर बी, इनका संबंध बताएंगे। उसके बाद प्यारे साथियों हम आकृति नंबर सी और आकृति नंबर डी का संबंध बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम ए बी का संबंध देखते हैं। किसका, ए बी का। ये रही ए, ये रही बी, इनके बीच का संबंध क्या है ये समझो। भाई देखो ये आकृति थी, ये इस तरह की आपके सामने आकृति थी, इस तरह की, इसमें कुछ कट लगा हुआ था, मतलब ये वाला, इस कट को देखना है। इस कट को मैंने प्यारे दोस्तों यहां पर घुमा दिया है, ठीक है। इस कट को मैंने घुमा दिया है, कितना, यहां पर घुमा दिया है 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये हमारा पश्चिम की दिशा में था कट, तो हमारा उत्तर की दिशा में पहुंच गया, ठीक है। बस इतना याद रख लो। देखो एक बार फिर से हटा देते हैं। इस कट को, इस वाले कट को हमने 90 घुमाया, पहले पश्चिम में मुख था, अब इसने ऊपर की ओर मुख कर लिया, ठीक है। हमने कैसा घुमाया, हमने सर क्लॉक वाइज घुमाया। कैसा घुमाया ये भी याद रखना है, कैसे घुमाया है, तो आप बोलेंगे सर क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। उसके बाद हमने क्या किया, जो डॉट हमारा दूसरे कॉर्नर पर था उस डॉट को हम दूसरे कॉर्नर पर ले आए, क्रॉस के स्थान पर, और जहां पर क्रॉस था उसके स्थान पर डॉट को ले गए। बस इतना समझ लो, डॉट को हमने स्थान बदल दिया डॉट का, और क्रॉस का भी बदल दिया। तो अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो दिशा है, ये दिशा जो नीचे देख रहा है, ये बंदा जो नीचे देख रहा है, इसका हमें क्या करना है, जल्दी से बताओ। ये अगर नीचे देख रहा है तो इसको हमें क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाना है। अगर नीचे देख रहा है तो भैया ये पश्चिम में देखना चाहिए। कहां पर, पश्चिम में। देखो ये पश्चिम में नहीं, ये पश्चिम में नहीं देख रहा है, ये तो देख रहा है भैया, और यहां पर भी नहीं देख रहा है। तो 1 नंबर और 5 नंबर दोनों के दोनों गलत हो गए। क्या हो गए सर, 1 नंबर 5 नंबर दोनों के दोनों गलत, क्योंकि पश्चिम में नहीं देख रहा है। उसके बाद क्या करना है, जहां पर हमारा डॉट था, डॉट कहां पर था भैया, इस कॉर्नर पर, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा था वहां पर कॉर्नर था, सॉरी डॉट था। तो भैया 90 डिग्री के एंगल पर अगर डॉट था तो देखो यहां पर 90 डिग्री के एंगल पर डॉट काहे है, तो ये गलत हो गया। और दोस्तों यहां पर भी 90 डिग्री के एंगल पर ही डॉट है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर जो बनेगा इस प्रश्न का, वो बनेगा विकल्प नंबर 3। क्या बनेगा, विकल्प नंबर 3। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। हमें 90 डिग्री यहां पर लिख लो, हमने क्या किया इस प्रश्न में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है, और डॉट से, जो डॉट है उसको हमने क्रॉस से रिप्लेस कर दिया है। बस इतना सा याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर
विकल्प नंबर सी आएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 दिया गया है। कौन सा 14वें नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। बोला नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। यहां पर वेन आरेख बताना है, प्रोफेसर है, शोधकर्ता है और वैज्ञानिक है। तो प्यारे दोस्तों एक हम आरेख बनाएंगे प्रोफेसर के लिए। किसके लिए? एक प्रोफेसर के लिए आएगा। और प्यारे दोस्तों कई ऐसे प्रोफेसर देखे हैं जो केमिस्ट, जैसे केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, वो हमेशा शोध करता रहता है। क्या करता रहता है? शोध करता रहता है। तो दोस्तों प्रोफेसर क्या हो जाएंगे? कुछ हमारे रिसर्चर हो जाएंगे, यानी कि शोधकर्ता हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कई रिसर्चर और कई प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं। जैसे आप अब्दुल कलाम को देख लो। तो कहने का मतलब है इन तीनों का क्रॉस पैटर्न। तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट हो जाएंगे। पहले तो कुछ प्रोफेसर रिसर्चर बने और फिर कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट बने और कुछ साइंटिस्ट हमारे प्रोफेसर बने। इस तरह से हमारा तीनों का क्रॉस करता हुआ पैटर्न बनेगा, जो कि सीधा विकल्प नंबर 1 में है। कहीं पर बढ़ना ही नहीं, कहीं नहीं जाना है। सारे गलत कर दो, कहीं नहीं जाना है, विकल्प नंबर 1 को लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अगले प्रश्न में आइए साथियों। अगला प्रश्न प्यारे साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। बोला है अजय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में नीचे से 29वें स्थान पर है। अजय है जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में नीचे से 29वें स्थान पर है, तथा नीचे से 22वां है। तथा नीचे से 22वां, ओ या तो कुछ गड़बड़ है यार, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसने बोला नीचे से 29वें स्थान पर है और नीचे से 22वें स्थान पर है तथा नीचे से 22वें स्थान पर है। ये तो गड़बड़ है। यहाँ पर इसको नीचे के स्थान पर एक को कर लो ऊपर से। ठीक है, इसने टाइपराइटर ने मिस टाइप कर दिया है। इसको एक में करना है हमको, इसमें एक को करना है ऊपर से। क्या करना है? ऊपर से। ठीक है, ऊपर से 22वें स्थान पर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक कक्षा का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास एक प्यारी सी कक्षा आ चुकी है। इसके बाद एक लड़का है जिसका नाम अजय है। वो परीक्षा जो उत्तीर्ण की है छात्रों ने, उसमें नीचे से 29वें स्थान पर है। यहाँ से जो अजय है, यहाँ से जो हमारा अजय है, वो कितने स्थान पर है भैया? ये जो A4 अजय है नीचे से 29वें स्थान पर है तथा ऊपर से 22वें स्थान पर है। यही जो अजय नाम का शख्स है ऊपर से कितने स्थान पर है भाई? 22वें स्थान पर है। कौन से? एक में 29 था, ये तो हमारा 29 था, और दूसरी तरफ से 22वें स्थान पर है, यही अजय। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आप बोलेंगे प्लस काहे लगा दिया? चलिए हटा देते हैं इसको। ठीक है, ये प्लस हमने हटा दिया। अब यहाँ पर देखो, एक तरफ से उसकी पोजीशन 29 है, एक तरफ से 22 है। तो क्या इस पंक्ति में जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं, गौर से देखना है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र, तो क्या हम इसमें कुल उत्तीर्ण करने वाले छात्र पता कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर, ये तो आसान है। कोई लड़का अजय है, उसकी एक कंडीशन दे रखी है 29, जो कि लेफ्ट से है, सॉरी राइट से है, और दूसरी हमारी क्या है? 22 है, जो कि ऊपर से है। तो दोस्तों इसमें क्या लगाते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, यही फॉर्मूला तो लगाते हैं। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो टोटल स्टूडेंट, ये अजय नहीं है, यहां पर हमें ज्ञात करने हैं टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं परीक्षा में। तो टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे? आप बोलेंगे 29 22 कितना होता है सर? 9 2 11, 4 2 6, सॉरी 2 2 4 1 5, यानी कि 51 होता है। और भैया एक घटा देंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने बचेंगे सर? 50 बचेंगे। कितने बचेंगे? 50 बचेंगे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो हमें अभी पता चला है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र, अभी हमने आगे पूरी लाइन नहीं पढ़ी है। अब देखो बोला है 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, जोड़ दो। और कह रहा 5 छात्र इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए, जो 5 छात्र हैं वो इसमें उत्तीर्ण ही नहीं हो पाए। तो कह रहा है कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? उसने पूछा कल कक्षा में हमारे पास कुल कितने बच्चे हैं? तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो हमें पता चला कि जो उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं वो लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि एक बच्चा था अजय, उसकी कंडीशन दे रखी थी दोनों दिशा से, तो लेफ्ट प्लस राइट करके पास करने वाले हमने टोटल बच्चे 50 निकाले। अगर 50 बच्चे पास हुए हैं, उनमें से 5 फेल हुए, तो टोटल कितने लोगों ने परीक्षा दी? आप बोलेंगे सर 55 लोगों ने। कितने? 55 लोगों ने। उसके बाद 6 लोग तो परीक्षा में भाग ही नहीं लिए, जो स्कूल में एडमिशन किए थे वो भाग नहीं लिए। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे भैया? 61 होंगे। 55 6 61, और हमें लगता है फिर से कहीं गड़बड़ है। 61 होंगे। देखो एक तरफ से 29 22, 51, एक घटेगा कितना बचेगा? 50। 50 में 6 नहीं आए तो 56, और 5 फेल हो गए तो 61। भैया 61 ही बनेगा, ये सारे विकल्प गलत हैं, 61 इसका सही उत्तर है। इसको हम अभी वो जो PDF मिलेगी उसमें सुधार देंगे। ठीक है, आपका उत्तर आएगा 61 टोटल स्टूडेंट, यानी कि जो कक्षा है। अगले प्रश्न में आइए।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। बोला गया है यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस है तो ये एक समीकरण है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए समीकरण को लिखते हैं। समीकरण को हम लिखने का प्रयास करते हैं। 12 प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग लिख दो। 6 भाग का अर्थ क्या है भैया, जो भाग है उसका अर्थ क्या है, तो आप बोलेंगे माइनस है, माइनस कर दो। 3 जो माइनस है उसका अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा कर दो। जो गुणा है उसका अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस कर दो। चलिए जोड़ते हैं, बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा बोर्ड मास हो गया। तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं, डिवाइड करेंगे। 6 दूनी 12, माइनस में 3 दूनी 6, प्लस में कितना 8। तो दोस्तों 2 प्लस के हैं, एक माइनस का है। 8 2 10, माइनस का 6, तो बराबर में क्या बचेगा, 4 बचेगा। साथियों क्या बचेगा, 4, जो कि विकल्प नंबर सी में है। यही हमारा सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कौन सा, 17। कह रहा है दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। आकृति के दाईं ओर रखा हो, जब दर्पण आकृति के दाईं ओर रखा हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो दाईं ओर दर्पण रखा है भैया, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। चलिए जल्दी से मेरे सारे प्यारे साथी बताएंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। उसके लिए एक बात याद रखो, जब भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछे एक बात याद रखना है आपको। वो बात क्या होगी, वो बात ये होगी साथियों कि जो दर्पण के नजदीक है वो नजदीक रहने दो, जो दर्पण से दूर है उसे दूर रहने दो, ठीक है। जो दूर है उसे दूर रहने दो और जो नजदीक है उसे नजदीक रहने दो। केवल दाएं को बाएं में बदल दो, यानी कि बाएं को दाएं में बदल दो या दाएं को बाएं में बदल दो, बस इतना सा करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक प्यारे दोस्तों बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स, एक मिनट, सबसे पहले तो हमारा एक बॉक्स होगा। बॉक्स के अंदर एक सर्कल था, बॉक्स के अंदर एक सर्कल था और उसके बाद कुछ पंक्तियां, कुछ पत्तियां थी। पत्तियां देखो दर्पण के नजदीक ये खुली हुई 2 पत्तियां हैं, ये वाली कुछ ऐसी पत्तियां हैं। तो दर्पण के नजदीक ही इनको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो एक तो साथियों हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, दूसरी हमारी यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, हालांकि कोई एक्स्ट्रा राइटर तो नहीं हूँ, ठीक है, ये बन जाएगी। और तीसरी हमारी ऐसी बनेगी, ठीक है, इसको समझो। तो दोस्तों गौर से देखना है, ऊपर की जो आकृति थी, वो बिल्कुल डार्क है। कैसी है, ऊपर की आकृति बिल्कुल डार्क है, इसको पूरा डार्क कर दो, ठीक है, ये तो पूरी डार्क हो गई। उसके बाद नीचे वाली में खड़े कट लगे हैं, ठीक है, और इस वाली में, दूर वाली में सीधे बैंड कट लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर नीचे की डार्क है, देखो गौर से समझो, पहले वाले में नीचे की डार्क गलत, दूसरे वाले में नीचे की डार्क गलत, और तीसरे वाले में अगर गौर से देखेंगे विकल्प नंबर डी को, विकल्प नंबर डी में देखो दूर वाली आकृति में खड़े कट है भैया, ये तो नीचे वाले में खड़े होने चाहिए, तो डी वाली भी हमारी क्या है, डी वाली भी गलत है। उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर सी। क्या बन जाएगा, विकल्प नंबर सी। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है 18वां। कौन सा 18वां, बोला है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। लुप्त कहां पर है, ये रहा मिसिंग नंबर, क्वेश्चन मार्क ये बीच में छुपा हुआ है, इसका उत्तर बताना है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो गौर से समझो साथियों, यहां पर आसपास की संख्याओं का प्रयोग करके हमें अंदर की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर साथियों सम्मुख संख्याएं लेंगे। सम्मुख 6 है, 5 है, 3 है, 3 है, इस तरह से सम्मुख का सम्मुख में गुणा करेंगे। तो देखो यहां पर इस 6 को हमने इस 5 के साथ लिया, 6 गुणा 5 बराबर में 30, ठीक है। उसके बाद 3 का 3 में लिया, तो 3 गुणा 3 बराबर में 9, दोनों को जोड़ा कितना 39, मिडिल में दे रखा है, छोड़ दो, आगे वाले पे आ जाओ। देखो 5 गुणा में 7, ठीक है, 5 गुणा में 7, तो 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे 35, 7 बना 35, और 4 का 4 में 2 4 दिए है ना, 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11, 4 1 5 51, मिडल में दिया है, आगे वाले में आ जाओ। आगे वाले में क्या करेंगे, आसपास का 5 का गुणा 5 में, 5 गुणा 5 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 25 होता है। उसके बाद 25 हो गया, आगे देखो यहाँ पर क्या बचा, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 बचा, तो कितना हो जाएगा 12, 25 12 कितना होता है सर 37 होता है। तो क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या लेगा, आप बोलेंगे सर 37 ही तो लेगा, और 37 लेगा तो विकल्प नंबर कहाँ पर है, 25 12 37, 37 विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको देखेंगे। बोला है कुछ कार रॉकेट हैं, जो कुछ कार हैं, मान लेते हैं हम पहले सबसे पहले C4 कार बनाते हैं, ठीक है, C4 कार बनाते हैं। इस कार का कुछ पार्ट, इतना सा पार्ट जो है वो क्या है, R4 रॉकेट है। अब कह रहा है सभी रॉकेट इंजन है, जितने भी साथियों रॉकेट हैं, जितने भी रॉकेट हैं
वो सारे के सारे इंजन हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्या है? सारे के सारे इंजन हैं, बस इस बात को याद रखेंगे। बोला गया है, निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ इंजन रॉकेट हैं, कुछ इंजन मतलब बाहर से इंजन के अंदर और रॉकेट हैं, तो बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला हमेशा सही होता है। कह रहा है कुछ इंजन कार हैं, क्या E4 इंजन और C4 कार का संबंध बन रहा है? हाँ भाई, ये बन तो रहा है। कुछ इंजन कार है मतलब दूसरा वाला भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष, बोथ कंक्लूजन आर राइट। निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 20 को। एक प्यारा सा प्रश्न है, इसको जल्दी से देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 बोला गया है, तस्वीर में एक लड़की और तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा। कोई तस्वीर है प्यारे दोस्तों, उसमें अमर नाम का लड़का है, उसने देखा, जैसे ही तस्वीर को देखा उसने क्या बोला है कि इसकी माँ के भाई, क्या कह रहा है? इसकी माँ के भाई मेरी माँ के पिता के इकलौते बेटे हैं। जो लड़की है ना, उसकी माँ के भाई। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बताते हैं मेरी माँ के पिता के इकलौते बेटे हैं। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एक अमर नाम का लड़का है, मेरे पास एक अमर नाम का लड़का है। अमर ने कोई तस्वीर देखी है, मान लेते हैं अमर है ये। अमर ने कोई तस्वीर देखी, बोला इसकी जो माँ है, जो तस्वीर वाले की माँ है, उसका भाई, उसका जो भाई है वो मेरी माँ के पिता, मेरी माँ किसकी भैया? अमन की माँ, अमन की माँ के पिता, अमन की माँ के पिता, अमन की माँ के पिता के इकलौते बेटे हैं। के क्या हैं? इकलौते बेटे हैं। अमन की माँ के पिता के इकलौते बेटे कैसे बनेंगे? जब यहां पर तस्वीर क्या कह रहा है? इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। तो दोस्तों यहां पर गौर से समझो, यहां पर गौर से समझो, एक मिनट, यहां पर गौर से समझना है। जो माँ का भाई है, माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा, इस पिता का, ये जो पिता है ऊपर, ये जो पिता दे रखा है, ये जो प्लस लगाया मैंने, ये जो पिता दे रखा है, इसका इकलौता बेटा कौन है? इसका इकलौता बेटा बनेगा, इसका इकलौता बेटा बनेगा यहां पर एक लड़का। एक लड़का कौन? जो तस्वीर वाली की माँ का भाई है, जो तस्वीर वाली लड़की की माँ का भाई है। तो वो जो भाई है, गौर से देखो, तस्वीर वाली लड़की की माँ का भाई, ये जो भाई आया है, ये किसका आया है? ये माँ का भाई आया है। और किसकी माँ का भाई आया है? तो गौर से समझ लो प्यारे दोस्तों, यहां पर एक तस्वीर में कोई लड़की है, यहां पर तस्वीर में एक लड़की है, यहां पर तस्वीर में एक लड़की है, गौर से समझना है। इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई जो है वो अमर की माँ के पिता का इकलौता बेटा है। जल्दी से बताओ कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से बता दो साथियों। देखो गौर से एक बार फिर से समझ लो, यदि नहीं समझ आए, काम माइंड से, यानी कि शांति से देखो। एक तस्वीर है, उस एक लड़की की एक तस्वीर है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा। अमर ने क्या कहा? इसकी माँ, इसकी माँ किसकी? तस्वीर वाले की जो माँ है, तस्वीर वाली माँ के जो भाई हैं, जो भाई हैं वो अमर की माँ के पिता के इकलौते बेटे हैं। अमर की माँ के पिता के क्या हैं? इकलौते बेटे हैं। तो कह रहा है लड़की की माँ, लड़की की माँ अमर से किस प्रकार संबंधित है? देखो गौर से समझना है आपको, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लड़की की माँ, मान लीजिए तस्वीर में लड़की ये थी, इस लड़की की जो माँ है, इस लड़की की जो माँ है, ये रही माँ, वो अमर से लगा है अमर के साथ, ये रहा अमर से, अमर से। भैया जो लड़की की माँ है वो अमर की भी तो माँ है। जो लड़की की माँ आई है वही तो अमर की माँ आई है। आप बोलेंगे हाँ सर, और अमर की माँ है तो माँ, इसका उत्तर बनेगा क्या बनेगा? माँ बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। उसने ये नहीं पूछा है कि तस्वीर वाली जो लड़की है उसका अमर से क्या संबंध है, उसने ये पूछा है कि लड़की की जो माँ है वो अमर से कैसे संबंधित है। आप बोलेंगे वो अमर से कैसे संबंधित है? सर एज इट इज संबंधित है, जैसे अमर की माँ वैसे ही लड़की की माँ, अर्थात अमर और वो तस्वीर में बैठी हुई लड़की आपस में क्या है? भाई बहन है। इस बात को याद रखेंगे। हमारा उत्तर विकल्प नंबर ए आएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। ठीक है, देखो आज की क्लास थोड़ी अच्छी क्लास थी, अच्छे क्वेश्चन हमने शामिल किए थे, तो कोई ये ना सोचे कि हमारा स्कोर कम रहा है। तो यार दोस्त देखो, अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी पुलिस की तो डेट भी नहीं आई है, तो आपकी लाजवाब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अच्छे प्रश्न भी लेंगे, सरल प्रश्न भी लेंगे, और यूपी पुलिस का लेवल भी लेंगे। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे।
तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। बाद बाकी आपके हाथ में है, जो भी करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए आपका अपना परिवार। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।